हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है 10th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व। इसी के अंतर्गत हम लोग खंड सेकेंड और आपके यूनिट 3 की हम लोग बात कर रहे हैं महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। क्लियर है बच्चों? तो इसमें हम लोग अपनी पहली यूनिट को आपका प्रारंभ कर चुके हैं, इसको देख चुके हैं और अभी तक हम लोगों ने कुछ का पार्ट इसका आपका पढ़ लिया था। आज शेष बचा हुआ पार्ट को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों ने घर जाकर सारे लेक्चर को आपका रिवीजन किया होगा और आपको लगता है कि कोई भी किसी प्रकार का आपका डाउट है, कोई कमेंट है, तो आप लोग हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, अपनी क्वेरी हमसे ले सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपका प्रश्न है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अपने सिस्टम के माध्यम से हैंड रेस करके आप लोग अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपका प्रश्न नहीं है तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए। हम लोग जब अपना चैप्टर प्रारंभ कर रहे थे, हम लोग शुरू कर रहे थे इसी में महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। ये हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, क्या उसकी स्थिति है, उन सबको हम लोग आपका देख रहे थे। अब देखिए, इसमें जो था आपका युद्धकालीन जो आपका रूपांतरण हुआ था, इसको भी हम लोग आपका पढ़ चुके थे कि विश्व युद्ध के दौरान दो खेमे आपके बने हुए थे। पहला खेमा था आपका मित्र राष्ट्र यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये क्या थे, एक खेमे के अंदर थे। और दूसरा खेमा था आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन तुर्की। ये दो गुट थे आपस में, एक मित्र राष्ट्र थे और दूसरे ये एक दूसरे का साथ दे रहे थे। और ये जो युद्ध है बच्चों, अगस्त 1914 में आपका प्रारंभ हुआ और 4 साल तक ये युद्ध चला। यानी कि इस विश्व युद्ध की इतना लंबा चलने की कोई किसी को वजह नहीं दिखाई दे रही थी। सबको लगता था कि ये युद्ध जो है, जो आपका क्रिसमस है, उस तक आपका समाप्त हो जाएगा और बहुत जल्दी ये आपका समाप्त हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्लियर है? अब देखिए, जब युद्ध हुआ तो इसमें 90 लाख से लोग इतने मारे गए, ज्यादा, और 2 करोड़ लोग लगभग इसमें क्या हुए, घायल हुए। यानी कि एक बहुत बड़ी क्षति के रूप में विश्व के सामने ये चीज हमको, आंकड़े जो डाटा है, ये हमको मिला। और कैसे फिर हमने ये भी देखा कि आपका किस प्रकार से जब व्यक्ति विश्व युद्ध में जा रहे थे तो उनकी महिलाओं को घर से बाहर आकर निकलने के लिए आपको मजबूर होना पड़ा, जिससे वो कामकाज कर सकें। इन सब चीजों को हम लोगों ने आपका देख लिया था। देखिए, अब यहाँ लिखा ना, उन कामों को आपको संभालने के लिए और घर की औरतें बाहर आना पड़ा। अब केवल मर्दों का ही काम ही माना जाता था। और अब तक क्या था कि ये जो भी काम होगा, जो आपके मेल हैं वो ही इस काम को कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो आपकी लेडीज थी वो भी इस काम को कर रही थी। ये हमने देखा। अब देखिए, युद्ध के कारण दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गया। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेना पर उतारू थे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी नेताओं से भारी कर्जा लेना पड़ा। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। अब देखिए, जब ये विश्व युद्ध लड़ रहा था तो आपका ब्रिटेन के पास इतना पैसा नहीं था, उन्होंने कहाँ से कर्जा लिया, अमेरिका की बैंकों से। और जो अमेरिका की आपकी जनता थे उनसे भारी कर्जा ले लिया। और इसमें क्या हो गया कि अमेरिका कर्जदार की बजाय क्या हो गया, कर्जदाता हो गया। ठीक। और यही कारण है कि इसमें से ही यूएस जो है पॉपुलर होता चला जाएगा, ब्रिटेन की जगह यूएस लेगा। और यही कारण है कि विश्व को लीड जो करता है आज, वो यूएस करता है। ठीक है। कहने का आशय यह है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्ति की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकार या उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदा से ही ज्यादा हो चुकी थी। अब देखिए, अमेरिका ने जो आपकी संपत्ति दी थी, जो आपकी कीमत दी थी, वो क्या हो चुकी थी, उससे ज्यादा हो चुकी थी। ठीक। अब देखिए, बात है युद्धों उत्तर सुधार, यानी कि युद्ध के बाद आपके किस तरह के सुधार किए गए, किस तरह के आपके रिफॉर्म किए गए विश्व युद्ध के दौरान। उन सब चीजों को हम लोगों को इसमें जानना है और उसको समझना है
कि क्या आपके सुधार हुए हैं, क्या चीजें रही। देखिए, युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। बाद में सबसे लंबा संकट उसी को झेलना पड़ा था। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था, उस समय भारत और जापान में औद्योगिक विकास होने लगे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजारों में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करने वाला ब्रिटेन को बहुत मुश्किल हो गया। अब देखिए, जिस तरह से ब्रिटेन पहले अपने वर्चस्व आपका चीजों को दिखाता था, अब वो आपका वर्चस्व जो है नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि उसके सामने युद्ध से लड़ने के बाद, युद्ध से आपका जूझने के बाद बहुत बड़ी जो आपकी समस्या है वो उसके क्या हो गई है, आपके सामने आ गई है। ठीक, और जिसके कारण उसे बहुत लंबा जो आपका संकट है वो आपका झेलना पड़ा। अब युद्ध के बाद जो भारतीय जो आपके बाजार थे, उन बाजारों में जो आपका वर्चस्व था, और वर्चस्व के लिए क्या हो गया, ब्रिटेन को बहुत मुश्किल होने लगी। अब उसने जापान से भी मुकाबला करना था, जो सो अलग। अब देखिए, ये तो था ही, लेकिन जापान क्या था, बाजार में कॉम्पिटिटर था आपका किसका, ब्रिटेन का। अब उससे अलग और कंपटीशन करना था। युद्ध के खर्चों की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्जा लिया थे। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि युद्ध खत्म होने के बाद तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों में दब चुका था। अब क्या हो गया, अमेरिका का इतना पैसा वहां जा चुका था, ये लोग क्या हो गए कि उस कर्जे में आपके दब चुके थे। ठीक है, युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि मांग, उत्पादन और बेरोजगारों में भारी इजाफा हुआ। इजाफे का मतलब होता है वृद्धि होना। पर जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाल शांत होने लगा, तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। अब देखिए, अगर आपका इजाफा गिरेगा तो उनके साथ क्या हो रहा था, जो उत्पादन था वो गिर गया, और बेरोजगारी जो आपका रेट था, दर था, वो आपका बढ़ गया। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती शुरू कर दी, ताकि शीतकालीन करों के सहारे ही उनकी भरपाई की जा सके। आप देखिए, अब जो भारी भरकम आपका युद्ध में चीजें हो रही थी, उसमें कटौती शुरू कर दी, और साथ ही क्या बोल दिया, आपका जो हमारे कर है, उन करों के जो आपके सहारे क्या कर दी, उन्होंने अपनी भरपाई शुरू कर दी। इन इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में खत्म हुए। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बना रहा। क्या बना रहा आपका, रोजगार के बारे में जो बेचैनी थी और जो अनिश्चितता थी, उसके बारे में आपका वातावरण का जो माहौल था, जो अंग था, वो आपका बना रहा। यानी कि बच्चों, कुल मिलाकर बात ही मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार ब्रिटेन इतना शक्तिशाली और समृद्ध था, जो इतने देशों को लीड कर चुका था, इतने देशों को उपनिवेश आपका बना चुका था, इन सब चीजों के आपका करने के बावजूद भी जब उसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया 1914 में, तो ब्रिटेन की हालत इतनी खस्ता हो गई कि वो कर्जदार हो गया। युद्ध लड़ने के लिए बहुत ज्यादा आपके पैसे की आवश्यकता होती है, बहुत सारा श्रम वहां लग जाता है, और देश जो है उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और देश बहुत पीछे चला जाता है। यही वजह थी कि आपका ब्रिटेन एक युद्ध की वजह से आपका टूट चुका था, और अमेरिका जैसे आपका देशों से वो बहुत भारी भरकम मात्रा में अपना कर्जा ले रहा था या आपका ले चुका था, जिसके कारण आप देखिए बेरोजगारी बढ़ रही थी, उत्पादन जो आपका रेट है वस्तुओं के वो भी आपके बढ़ रहे थे। तो बहुत सारी जो आपकी समस्या थी, वो बहुत सारी समस्या आपका निरंतर फैल रही थी। जो आपकी समस्या थी निरंतर, वो आपका फैल रही थी, जिसके कारण ये सारी चीजें, ये सारी जो आपकी समस्याएं हैं, ये उत्पन्न होने लगी, जो कि आपका किस प्रकार से ब्रिटेन की जो स्थिति है वो आपका खराब होती चली गई। यहाँ तक पढ़िए। कोई आपको डाउट है, कोई चीज है जो आपको समझ नहीं आई है, इसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा।
अगर कोई आपका डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। आगे देखते हैं। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थीं। एग्जाम्पल के लिए गेहूं उत्पादकों की हालत पर ही विचार कीजिए। कह रहे जो लोग गेहूं का उत्पादन करते हैं उनकी जो कंडीशन थी आप उसी पर विचार कर लीजिए। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। कह रहा कि यूरोप को अगर आप लोग आपका देखोगे तो उसमें आपको साफ हो सकता है कि आपका किस प्रकार से आपका यूरोप का जो आपका बाजार है उस यूरोपीय आपके बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने से जो कैसे स्थिति है वो आपका बदली है और किस तरह से पूरे विश्व में आपूर्ति का एक बड़ा केंद्र था। युद्ध के दौरान यहाँ आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। और कह रहे युद्ध के दौरान जब आपूर्ति होती है तो अव्यवस्था थी, तो क्या हुआ आपके कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्या हुई, गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजारों में गेहूं की अति हालत पैदा हो गई। अनाज की कीमतें गिर गईं, ग्रामीण की आय कम हो गई और किसानों पर गहरा कर्ज का संकट फंस गया। अब देखिए, एक युद्ध ने कितने लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपका प्रभावित किया, आप इसको समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। देखिए, जैसे आप इन सारी चीजों को पढ़ोगे और समझोगे तो आपको एक ही चीज आपके सामने समझ आएगी। बच्चों देखिए, जिस प्रकार जब युद्ध हो रहा था वो लोग उस समय गेहूं नहीं उपज कर रहे थे, तो दूसरे देश अमेरिका, आपके कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने गेहूं का उत्पादन किया, बहुत अच्छा हुआ, तो इनका गेहूं आपके विश्व बाजार में आया। लेकिन जैसे ही युद्ध की समाप्ति और घोषणा हुई तो वापस यूरोप में गेहूं के आपके सुधार के लिए काम शुरू हो गए और उस काम सुधार से गेहूं का उत्पादन विश्व में बहुत ज्यादा हो गया और विश्व में ज्यादा होने की वजह से ही क्या हुआ बच्चों कि जो गेहूं के रेट थे वो गिर गए। और गेहूं को कौन लेके आ रहा था, जो आपके किसान हैं। और किसान गेहूं किस माध्यम से उगा रहे थे, अपना कर्जा लेकर अपनी फसल को आपको तैयार करते थे। अब जब गेहूं का रेट गिरा तो उनकी फसल पर्याप्त मात्रा में नहीं बिक पाई और जिससे वो कर्जदार हो गए या कर्ज के संकट में फंस गए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक युद्ध ने कितने देशों की और कितने लोगों की हालत को बहुत आपका प्रभावित किया और उसको समझ सकते हैं कि ये चीजें आपकी किस प्रकार और किस तरह से थी। क्लियर है? आगे देखिए। अब देखिए इसी में चीजें हैं 3.3 बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोक्ता। अब देखिए, अब आप कैसे हाई लेवल पर आपका प्रोडक्शन हो रहा है और कैसे हाई लेवल पर उसका आपका कंज्यूम हो रहा है उसको हमको आपका समझना है थोड़ा सा। देखिए, टॉपिक आपको टफ जरूर लग सकता है क्योंकि ये चीजें जो हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि ये सब चीजें आपकी पढ़ी हुई नहीं हो सकती, इसलिए आपको ये थोड़ी सी आपको समस्या जो है आपको पैदा कर सकती है और ये चीजें आपको दिखा सकती है कि आपका किस तरह से ये सारे आपके चीजें जो है वो आपको प्रभावित हो रही हैं। ठीक, आइए। अमेरिका में सुधारों की गति तेज हो रही थी। अब देखिए, अब आपको यहाँ दिखाई देगा कि ब्रिटेन आपका नीचे की तरफ जाएगा और यूएस हल्के हल्के कैसा आएगा, ऊपर की तरफ आता चला जाएगा। ठीक है, यदि हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचा था। अब देखिए, चाहे किसी का भी नुकसान हुआ हो विश्व युद्ध के दौरान, लेकिन अगर सबसे ज्यादा बेनिफिट किसी को मिला है, लाभ किसी को मिला है, वो किसको मिला है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा था। आप कह रहे हैं कि जब युद्ध हुआ था तो कुछ समय ऐसा हो गया था कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी इसको भी झटका लग गया। लेकिन 20 के दशक की शुरुआती सालों से ही अमेरिका अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी थी। यानी कि जैसे ही आप देखिए कि जैसे ही आपका 20 का दशक आया, उस 20 के दशक में जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी वो क्या होने लगी, आपका तेजी से बढ़ने लगी। और आपको मैंने इसी यूनिट में पढ़ाया था अमेरिका भी किस तरह यूरोपियन आपका कंपनी का उपनिवेशवाद का केंद्र बनकर रहा था।
क्लियर है? पहला किसके अंडर था? यूरोपियन कंट्रियों के अंदर था। लेकिन आज क्या हो गया? देखिए, यूरोपियन लोगों को ही वो अपना कर्जा देने लग गया है। तो कब देगा कोई व्यक्ति कर्जा? जब किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो ही तो देगा। ठीक है ना? अब देखिए, 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी कि बृहद उत्पादन, मास प्रोडक्शन का चलन। अब देखिए, मास मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पर, आपको प्रोडक्शन का मतलब है उत्पादन, कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत बड़े लेवल पर आपका प्रोडक्शन कर रही थी। बृहद उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं सदी के आखिर में ही शुरू हो चुका था। और कह रहे हैं कि जो बात है आपके प्रोडक्शन की कि ये किस तरह से बढ़ रहा है, तो कहते हैं ये सिलसिला जो है 19वीं सदी का जो लास्ट था उसमें आपका शुरू हो चुका था। लेकिन 1920 के दशक में तो अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया। और कह रहे हैं कि 1920 का जब समय आया तो जो भी आपका औद्योगिक उत्पादन था वो क्या बन गया? उसकी विशेषता बन गया। यानी कि निरंतर आपका औद्योगिक विकास आपका यूएस के अंदर 1920 में हो रहे थे। और देखिए, हम क्या कर रहे थे 1920 1921 में? कौन कौन से आंदोलन चला रहे थे हम लोग बच्चों? ध्यान दीजिए, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? विश्व युद्ध के बाद ही तो हुआ था। असहयोग आंदोलन हम लोगों ने कब शुरू करा? आप इनको देखिए, हम लोग अभी कहाँ अटके हैं? युद्ध में अटके हैं। हम अपनी स्वतंत्रता के लिए मांग कर रहे हैं, जबकि यूएस क्या कर रहा है? अपना औद्योगिक विकास करके भी अपना प्रोडक्शन करने लग गया है। आप सोच के देखिए, जिस स्थिति में हम लोग 1970-80 के दशक में आए थे, अमेरिका 1920 में वो रेट, वो दर अपने प्रारंभ कर चुका था। इसलिए तो बोलते हैं कि यूएस हमसे आपका 100 साल आगे है, इस वजह से ही आगे है बच्चों। आप सोच के देखिए, हम गुलाम थे और वो अपना औद्योगिक विकास अपना करने लग गया था। ठीक, अब देखिए, कार निर्माता हेनरी फोर्ड बृहद उत्पादन के विख्यात आपके प्रेरणाता थे। उन्होंने शिकागो के एक बूचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर ही डेट्रॉयट का के अपने कारखाने में आधुनिक असेंबली लाइन आपकी स्थापित की थी। डेट्रॉयट जो है बच्चों, एक वो आपकी जगह है जहां पर आपकी कार, आपकी मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब है। ठीक है, शिकागो में ध्यान देना है। और उन्होंने क्या कर दिया यहाँ बच्चों, हेनरी फोर्ड ने आपका जो कार का आधुनिक कारखाना था उसको स्थापित कर दिया। शिकागो के गोचरखाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट में आपका रखा जाता था और उसके दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकल जाते थे। यह देखकर फोर्ड को लगता था कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसा दोनों के इजाफे की कफियत साबित हो सकता है। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही साथ काम कर कार के किसी भी खास पुर्जे को ही लगाते रहना था। मशीन ढंग से बार बार करते रहना होता था। काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार की से चल रही है। क्लियर है? अब देखिए, यह गति, काम की गति बढ़कर प्रत्येक मजदूर के उत्पादकता बढ़ाने का तरीका थी। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए अवसर लाने के जोखिम नहीं उठा सकते थे, तो उन्हें इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन में हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी थी। यानी कि इतनी तरह से उन्होंने अपनी ऐसी व्यवस्था बनाई, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कि हम लोग चाहे बात ना करें, कुछ भी ना करें, कोई मतलब नहीं है, दूसरे को मजदूर लगाइए, लेकिन हमको अपना प्रोडक्शन करना है। और उस प्रोडक्शन का रिजल्ट इनको मिला कि हर 3 मिनट में एक कार तैयार होने लगी। कितने मिनट में? हर 3 मिनट में एक जो कार है वो आपकी तैयार होने लगी। बच्चों, आज भी एक कार को बनने में मुश्किल से मुश्किल, अगर जो चाइन, देखिए आप कभी जाएंगे तो आपको मिलेगा, यूट्यूब वगैरह पर आप लोग देख सकते हैं कार असेंबलिंग इस तरह से, तो आपको पता लगेगा कि बाइक तो मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट से पहले बन जाती है। अगर आप लोग देखोगे तो कार मुश्किल से मुश्किल जो है, जहां पर कार, जहां इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो इनकी
असेंबल लाइन होती है उसमें एक सवा मिनट में बन जाती है, और कार जो होती है 2-3 मिनट में, 3-4 मिनट बन जाती है, और जो ट्रैक्टर वगैरह है ये आपका 5 मिनट में बन जाते हैं, क्योंकि मशीन में हर एक चैन आपका टूल सा निकलता है और हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी दी जाती है। वहां कोई बात करने का समय नहीं होता, किसी को अपना काम करना होता, और यही कारण है कि फिर भी आप देखिए कारों की, बाइकों की वेटिंग लगी रहती है। 3 मिनट में उस समय में कार तैयार हो रही थी, समझ रहे हो, 1920 के दशक में 3 मिनट में इस तरह से। और आज देखिए आज कितनी फास्ट, कितनी आधुनिक आपका टेक्नोलॉजी है। सबके पास ऑलमोस्ट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप पे स्मार्टफोन होंगे। आप यूट्यूब में कार की असेंबलिंग देखिएगा, किसी भी कंपनी की ले लीजिए, आप देखना असेंबलिंग, आपको पता लगेगा कि कैसे आपको दिखाई देगा, कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कैसे उसके पार्ट्स को ऐड कर रहे हैं अलग अलग लोग, और कैसे वो ट्रॉली के चैन के रूप में आगे चला जा रहा है। एक व्यक्ति इंजन लगाएगा, दूसरा वहां उसका पार्ट लगाएगा, कोई गियर बक्सा लगाएगा, कोई उसके टायर्स लगाएगा, कोई कुछ करेगा, और इस तरह से कार को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इससे पहले की पत्तियों के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज्यादा थी। टी मॉडल कार बृहद उत्पादन पत्ती से बनने वाली पहली कार थी। कौन सी? टी मॉडल कार। और ये क्या थी? ये बहुत अलग हिसाब के आपका बनने वाली जो थी आपका कार थी। ठीक है। शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफी मुश्किल महसूस हुई, क्योंकि वे उसकी रफ्तार को किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया। इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड्स ने हतोत्साहित होकर जनवरी 1914 से वेतन 2 गुना यानी कि $5 प्रतिदिन आपका कर दिया। साथ ही उन्हें अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी। ठीक, यानी कि किस तरह से मजदूरों ने आपका काम छोड़ा, फिर उनके सामने चैलेंज आए, फिर चैलेंज में कैसे उन्होंने जो उनकी सैलरी थी उसको 2 गुना किया, फिर जो आपका रेट था सैलरी का वो भी बढ़ाया। तो इन सब चीजों का आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, तनख्वाह बढ़ाने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी उसकी भरपाई करने के लिए वे अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे थे। अब देखिए, अब आपने किसी की सैलरी डबल कर दी हो तो ऑब्वियस बात है कि जो मालिक होगा उसको प्रॉफिट में कमी आएगी, और प्रॉफिट में कमी आएगी तो वो अपना प्रॉफिट रिकवर करने के लिए कुछ तो करेगा ही। तो उसने क्या किया कि जो स्पीड थी कार बनाने की उसको में और बढ़ोतरी कर दी। उनके मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ रहा था। अपने इस फैसले से फोर्स बहुत संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्हें कहा गया कि लागत कम करने के लिए अपनी जिंदगी में उन्होंने सबसे अच्छे फैसले कभी नहीं किए था। अब देखिए, उन्होंने कोई भी फैसला अपनी लाइफ में अच्छा नहीं किया था, फिर भी वो कह रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना है कि जो लागत है, लागत समझते हो, जब एक कार बनती है या कोई बाइक बनती है तो उसमें कॉस्ट आती है कि इस कार को तैयार करने में हमारा कितना पैसा खर्च हुआ, उसको बोलते हैं कॉस्ट या उसको बोलते हैं लागत। वो क्या कह रहे थे कि इस लागत को हमको कम करना है। अब देखिए, फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्द ही पूरे अमेरिका में अपना लिया जाने लगा। 20 के दशक में ही यूरोप में भी उसकी नकल की जाने लगी। बृहद उत्पादन पद्धति से इंजीनियरिंग आधारित चीजों की लागत और कीमतें कम ला दी गई। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकते थे। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रति वर्ष से ऊपर जा रहा था। पहले कितना था बच्चों? 20 लाख। और देखिए 1929 में 10 साल के अंदर कितना हो गया? 50 लाख प्रति वर्ष से भी ऊपर चला गया। यानी किस तरह से खपत बढ़ने लगी चीजों की। खपत का मतलब है किस तरह से मांग लोग उसको ले रहे हैं। इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्राफोफोन, प्लेयर आदि भी खरीदने लगे थे। अब देखिए, हमारे यहाँ फ्रिज, वॉशिंग मशीन कब आई है? आज से 30 साल पहले मुश्किल से। और बड़े बड़े जो अमीर लोग थे उनके घरों में ये चीजें थी। आज अगर देखिए कितने समय के बाद आम लोगों के घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये चीजें पहुंची हैं।
और उस समय वो लोग आपका खरीद रहे थे। आप समझ सकते हैं हमसे यूएस कितना आगे था। इन सब चीजों का हायर परचेज व्यवस्था के तहत ही खरीदी जा सकती थी। क्या था? हायर, यानी कि महंगी कीमत पर ही ये सब चीजें मिलती थी, इसलिए हायर परचेज आपकी व्यवस्था की गई थी। यानी लोग ये सारी चीजें कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमत सप्ताह या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। आपने खरीद ली, आप पे पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उनकी मासिक किस्त देते रहेंगे या उन मासिक या आपके साप्ताहिक किस्त के आधार पर आप उनको चुका सकते हैं। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि से फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग में इजाफा हुआ। उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण या खरीदार में भी कर्ज का ही ले रही थी। अब देखिए, चाहे वो घर खरीद रहे हो, कोई मांग उपकरण है, उन सारी खरीदारी के लिए वो क्या ही था उनके पास? एक आपका कर्जा ही नेतमा ऑप्शन होता था। आज भी देखिए बच्चों, हम लोग हैं, जब हमारे पास कुछ पैसा नहीं होता और हम लोगों को कुछ चीजें आपकी खरीदनी होती हैं, तो हम लोग अपनी चीजों का फाइनेंस करवाते हैं। फाइनेंस का है कि आप किसी कंपनी के पास जाते हैं, किसी बैंक के पास जाते हैं और आप अपनी बैंक की क्रेडिबिलिटी दिखाते हैं और बैंक आपको लोन दे देती है। एक लोन होता है तो जो आपको एक बार में ही चुकाना होता है, एक लोन वो होता है जो आपको महीने की किस्तों में चुकाना होता है कि आपके महीने की ये किस्त है और आपको 10 साल तक, 5 साल तक या 2 साल तक इतने रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको चुकानी पड़ेगी। इस तरह से आज भी होते हैं कि लोग अपना फाइनेंस करवाते हैं बच्चों। ठीक, ये आपको पता होगा कि वहाँ किस तरह से ये लोग अपने फाइनेंस व्यवस्था में अपनी चीजें करते हैं। अब देखिए, 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। अब किस तरह की चीजें बढ़ने लगी थी? आवास और आपका निर्माण की। ठीक, मकानों के निर्माण और घरेलू जरूरतों की चीजों में निवेश से रोजगार की मांग बढ़ती थी, तो दूसरी ओर उपभोक्ता भी बढ़ता था। बढ़ते उपभोक्ताओं के लिए और ज्यादा निवेश की जरूरत थी, जिससे और नए रोजगार व आमदनी में वृद्धि होने लगी थी। क्या होने लगी थी? क्योंकि आपका नए जो आपके रोजगार है और आमदनी, उनमें वृद्धि हो रही थी, क्योंकि बढ़ता उपभोक्ता और ज्यादा निवेश की जरूरत थी। ठीक है, इस तरह से 1923 में अमेरिकी विशेष, या आप देखिए, आप समझिए बच्चों कि अमेरिका में जो शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। यानी कि दुनिया में अगर किसी को कर्जा चाहिए तो किसके पास जा रहे थे? आपका यूएस के पास। क्या हो गया? यूएस दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता हो गया। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भी संकट से उभारने में मदद दी। अगले 6 वर्षों में विश्व व्यापार व आय वृद्धि दर में काफी सुधार हुआ। क्या हुआ कि जो आने वाले अगले 6 वर्ष थे, उन 6 वर्षों में बहुत सारी चीजों में आपका जो रिफॉर्म है, वो आपका रिफॉर्म इनका हुआ। तो आप इस रिफॉर्म को, आप इस बदलाव को जो है बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। लेकिन यदि स्थिति लंबे समय तक कामयाबी नहीं पाई, अब देखिए जो स्थिति बनी हुई थी वो लॉन्ग टर्म तक आपका नहीं चल पाई। क्यों? 1939 तक आते आते दुनिया का एक ऐसा आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं किया। कहाँ फंस गई? उस संकट फंस गई जिसने दुनिया का पहले कभी अनुभव नहीं किया। अब देखते हैं, थोड़ा सा एक नई यूनिट है इसमें आपका 3.4 महामंदी। इसको आपको पढ़ना है और समझना है, बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि विश्व महामंदी चल रही है, हमारा देश मंदी में है, यूएस मंदी में है, चाइना मंदी में है, ब्रिटेन मंदी में है, साउथ ईस्ट एशिया में आपकी मंदी आ गई है। आखिर मंदी है क्या? आपको पता होना चाहिए मंदी है क्या और कैसे। हमारे यहाँ 1992-91 में आपका मंदी आई थी, जिस समय हम लोगों ने एलपीजी, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किया था। ठीक, तो हमने उसको समझना है कि वो क्या थे और कैसे। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि महामंदी क्या है और इसने कैसे विश्व को आपको प्रभावित किया, उसके इम्पैक्ट किस तरह से रोजगार पर, आय पर, उत्पादन पर, लोगों पर हो रहे थे, कृषि क्षेत्र पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। उन सारे प्रभावों को हम लोगों को इस लेक्चर में आपका समझना है और हमको इनमें बहुत अच्छी तरह से इनको देखना है। देखिए, आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में शुरू हो गई थी
और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा, यानी कि 1930 के मध्य तक बना रहा। ठीक, इस दौरान दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज हुई। कहां कहां ध्यान देना है कि उत्पादन में भी आपकी कमी आई, रोजगार में भी और आय में भी और व्यापार में भी भयानक गिरावट दर्ज आई। इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जाता था कि कृषि क्षेत्र में समुदाय पर इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औद्योगिक उत्पादन की तुलना में खेतीहार उत्पादन की कीमतों में ज्यादा भारी और ज्यादा मात्रा में कीमत आपकी बनी रही। इस महामंदी के कई कारण थे। यदि हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर थी। पहला कारण यह है कि किसी क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादन की गिरती कीमतों के कारण स्थिर स्थिति और खराब हो गई थी। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ने के लिए किसान उत्पादन बढ़ने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमतों पर ही सही लेकिन ज्यादा माल पैदा करके उसे अपना आय रास्ता स्तर बनाए रखें। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादन की आमद और भी बढ़ गई। जाहिर है कि कीमतें और नीचे आपके चलेगी। खरीदार के अभाव में कृषि की उपज पड़ी पड़ी आपके सड़ने लगी। ये तो पहला कारण रहा। दूसरा कारण देखिएगा। तो बच्चों, हम लोग आपका दूसरे कारण को पढ़ेंगे और कल इसको आपका समझेंगे कि किस प्रकार से दूसरा कारण क्या रहा जिससे कि विश्व में आर्थिक मंदी का जो संकट है, उसको महामंदी कहा गया, उसको हम लोग देखेंगे और बहुत सारे जो कारण हैं उसके उन कारणों को भी हम लोग पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे इस लेक्चर को आप लोग घर जाकर रिवीजन करिएगा और अगर आप ध्यान से भी सुनेंगे तो भी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।